नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में हम आपको बताएंगे आज दिन भर का एक्शन, कौन सी अहम खबरें आई बाजार के दौरान, और साथ ही साथ दिन भर हमारी जिन एक्सपर्ट से बात हुई उनका क्या कहना है मार्केट पर, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज बाजार पर। काफी उतार चढ़ाव भरा दिन था, दोनों साइड के ट्रेड हमने देखे। जब सुबह खुले तो कमजोरी के साथ स्टार्ट ओपनिंग हुई थी। लगभग सभी सेक्टरल इंडेक्स लाल निशान में थे, लेकिन अब बाजार बंद होते होते दिन के ऊपरी स्तर पर क्लोजिंग हुई है और काफी अच्छी रिकवरी सभी सेक्टर में देखने को मिली। अगर आईटी को छोड़ दे तो सभी सेक्टर में हम देख रहे हैं कि आज अच्छी रिकवरी और हर निशान में आज क्लोजिंग देखने को मिली है। और दिन भर का कैसा एक्शन था बाजार में, कहां पर तेजी और कहां पर गिरावट देखी गई, पूरा मार्केट का ट्रेड लेकर हमारे साथ मानसी जुड़ चुकी है। मानसी, बताइए आज दिन भर कैसा कारोबार रहा? बिल्कुल, तो देखिए बाजार में कहाँ 17,374 के लोज हमने देखे थे, वहाँ से सीधा 17,600 के पार मार्केट्स में अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड्स नजर आए। क्लियरली 300 साढ़े 300 अंकों की यहाँ पर तेजी बाजार ने निचले स्तरों से देखी। ऑफकोर्स एक डिप के साथ हमने ओपनिंग जरूर देखी थी, लेकिन उसके बाद बाजार ने जो रिकवरी अटेम्प्ट की वो काबिले तारीफ थी। और उसके बाद आखिरी मिनटों में तो बाजार में शानदार धुआंधार एक्शन हमने देखा। इस बीच स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की अगर बात करें, शुरुआत आइशर मोटर्स से करना चाहेंगे, क्योंकि कंपनी की एक एजीएम भी है जिसके चलते फोकस में और ब्रोकरेजेस के बुलिश रडार पर हैं। सीएलएसए की एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई आइशर मोटर्स पर, उसके ठीक बाद हमने देखा स्टॉक में अच्छी मजबूती के बीच दिन भर ट्रेड्स नजर आए। अच्छी तेजी पर करीब 3% की बढ़त पर यह स्टॉक क्लोज होता हुआ। इसके विपरीत आईटी स्पेस पर हमने देखा जेपी मॉर्गन ने डाउनग्रेड्स की एक रिपोर्ट जारी की और उसके ठीक बाद बड़ी चाहे कंपनियां हो या फिर मिड कैप आईटी प्लेयर्स, ऑफ कोर्स यहां पर मार्जिन को लेकर काफ़ी हद तक एक कंसर्न्स बिल्टअप होते हुए दिख रहे हैं, जिसके चलते आईटी स्पेस फोकस में। बिकवाली का दबाव दिन भर, और इनफैक्ट आईटी सेक्टर ही एकमात्र सेक्टर था जो कि आज परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। एम्फासिस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस जैसे तमाम काउंटर्स में बिकवाली के साथ ट्रेड्स हमने देखे। वहीं आरबीएल बैंक में फंड रेजिंग को लेकर कुछ खबरें आती हुई दिखी और बोर्ड में मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस की भी खबरें थी, जिसके चलते यहाँ पर आरबीएल बैंक में करीब 5% की बढ़त के साथ हमने ट्रेड दिन भर देखे और ये तेजी जो है वो इंटैक्ट भी रही। डोमेस्टिक राइस स्टॉक्स की अगर बात करें, राइस प्राइसेस में पिछले 10 दिनों में करीब 7% की बढ़त देखने को मिली है, जिसके चलते एलटी फूड्स और केआरबीएल जैसे स्टॉक में अच्छी मजबूती, करीब 4 से लेकर 8% की तेजी इन तमाम स्टॉक्स में आज के सत्र में हमने देखी। अगर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन की बात करें या फिर सबसे ज्यादा इस तेजी में किसने कंट्रीब्यूट किया, इसकी बात करें, रिलायंस के स्टॉक ने आज बाजार को तेजी प्रदान करने का काम किया। इसके ठीक पीछे आईसीआईसीआई बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एसबीआई, बजाज ट्विंस में भी मजबूती के साथ ट्रेड्स हमने देखे हैं। आईटी स्पेस की दिग्गज कंपनियों ने आज परफॉर्म नहीं किया। इन्फोसिस, टीसीएस में बिकवाली थी, एचडीएफसी बैंक, एचसीएल और साथ ही एचसीएल टेक्नोलॉजीज में लाल निशान के साथ ट्रेड्स हमने देखे हैं। वहीं अगर सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को देखेंगे, सिर्फ आईटी सेक्टर को छोड़ दें, उसके अलावा निजी बैंक क्षेत्र, सरकारी बैंक क्षेत्र, फार्मा, एफएमसीजी, रियल एस्टेट, हर तरफ हमने अच्छी मजबूती के बीच ही ट्रेड देखें। तो क्लियरली एक पावर पैक दिन और अच्छी तेजी के बीच दिन भर बाजार ने ट्रेड कर दिखाया और आखिरी मिनटों में तो ये तेजी जो है वो बढ़िया बढ़त के साथ अच्छी क्लोजिंग की तरफ हमें ले गई। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मानसी, ये सारी जानकारी देने के लिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी काफ़ी ज़्यादा था। उसके बाद यूरोप के बाजार से भी शुरुआत अच्छी देखने को मिली और डाउ फ्यूचर्स भी पॉजिटिव ही दिखाई दे रहे थे, जिसके चलते आज हमने देखा कि निचले स्तरों से भारतीय बाजारों में भी क्लोजिंग काफ़ी अच्छी दिखी और ऊपरी स्तरों पर आज हमने क्लोजिंग देखी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास से हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि महंगाई का टॉप बन चुका है, महंगाई में आगे कमी आने की उम्मीद है। I think it is getting increasingly anchored. We reached a peak at 7.8%, and thereafter the inflation has moderated in the subsequent 3 prints. The latest was 6.7%. Now all the indications, all the the survey results are pointing to the fact that inflation is expectations around inflation are getting anchored. With all this, I mentioned, about Yes. Sort of current account deficit. Yeah. I mentioned about inflation coming under control over a 2-year cycle. But then there's no room for complacency. I said this earlier. We are very watchful. We monitor each and every small incoming data.
And given the kind of uncertainties which prevail, we have to remain watchful, and there cannot be a let up in that. In the last 2 years, there was considerable amount of inflows, forex inflows coming into India. Now, we did not allow we sort of prevented, we sort of started accumulating reserves at that time, because we knew that the cycle will turn and there will be a time when there will be an outflow of dollars. We have seen it in the past, so we have learned from past experience. So when the inflows were strong, we started picking up the dollars to build up our buffers. That was the first objective. Current account deficit should be within manageable levels. That is our assessment, and we will be in a reasonably comfortable position to finance our current account deficit. The crypto, we have said it earlier, it can create a lot of financial instability in terms of the ability of the central bank to determine monetary policy. It will upset. It will also have adverse impact on our exchange rate, on capital flows, on banking sector stability. दस मिनट में आपका खाना डिलीवर हो न हो, पर यहां आपको मिलेगा हर 5 मिनट में कमाई का पक्का मौका। ईटी नाउ स्वदेश पर हर 5 मिनट कमाई का आइडिया। Sit back and relax while we deliver the optimum blend for your needs. Invest in Sundaram FlexiCap Fund today. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. I'm coming to you live from the IPL cricket ground. The thrill of reporting and being the voice of the people always motivated me. So a degree in journalism was natural. And Bennett University was the obvious choice. From a TV anchor, to social media influencer, to digital news, to public relations, to radio jockey, and to a content creator. Pushing the boundaries every day to become a 360-degree media professional is what Bennett University is all about. When we say green hydrogen, what we basically mean is producing hydrogen via electrolysis of water by using renewable electricity. If the price of green hydrogen comes to 80 cents a kilogram, then using combined cycle hydrogen turbines, we actually have a pathway for energy storage and baseload power generation that is zero emission.
And so what India is doing is investing in renewables, and it is coming up with policies for green hydrogen, and that provides a pathway for India to transition into a green future. ये भारत है, शौर्य की धरा पर लिखी शक्ति की इबारत है। हाँ, ये भारत है। हम फसलें प्यार की उगाते हैं, हम चांद तक कदम बढ़ाते हैं, हम नीरज मैरी कॉम कोहली हैं, यहां रज रज में जय की बोली है। हाँ हाँ, ये मेरा भारत। आइए और इस लिमिटेड एडिशन गोल्ड कॉइन जो कि भारत सरकार टकसाल के द्वारा ढाला गया है, इसे अपनाकर भारत के आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा बनिए। इक्वानिमिटी वेंचर्स के मैनेजिंग पार्टनर राजेश सहगल के मुताबिक बाजार में उठापटक जारी रहेगी। एक गलत दाव से निवेशकों को काफी नुकसान हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर उनका नजरिया पॉजिटिव है। ये जो एक बात जो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ और 100% हमारी इन्वेस्टमेंट थीसिस भी उसके अराउंड ही चल रही है, वो ये है कि वॉलेटिलिटी कहीं भी जा नहीं रही है। मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी और इस मार्केट में जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, आई थिंक ये उनके लिए एक टेस्ट है। क्या आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स में इतना भरोसा रखते हैं कि आप घबरा कर सेल नहीं करें, और क्या आपके इन्वेस्टमेंट्स में आपका इतना भरोसा है कि जैसे ही प्राइस नीचे आती है वॉलेटाइल होकर, तो आप उसको और ऐड करते हैं कि नहीं। सो आई थिंक ये लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका ये आई थिंक एक टेस्ट दिया जा रहा है मार्केट में। बट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी ये बहुत मुश्किल समय है, क्योंकि जिस तेजी से मार्केट गिरता है और उसी तेजी से जब मार्केट ऊपर आता है, और अगर आप रॉन्ग साइड पर पकड़े गए तो काफी नुकसान हो सकता है। तो आई थिंक वॉलेटिलिटी जो आपका क्वेश्चन है वो तो 100% रहेगी। वॉलेटिलिटी कहीं जा नहीं रही है। इंडिया में दो सेक्टर्स हैं जो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं लॉन्ग टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से। एक है आईटी और दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो सीमेंट की बात कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द सीमेंट जो कंजम्पशन होता है ज्यादा करके वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में हो रहा है। अच्छी सीमेंट के लिए ये है कि नॉट ओनली नेशनल एसेट्स बट प्राइवेट सेक्टर में भी काफी तेजी दिख रही है। जैसे कि अब ऐसे शहरों में देखिए, मुंबई में, दिल्ली में वगैरह, तो कंस्ट्रक्शन फिर से ठप हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट का काफी फोकस है और काफी प्रोजेक्ट्स अनाउंस नहीं हुए बट ऑन द ग्राउंड बन रहे हैं, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन हो रहा है। सो आई थिंक सीमेंट एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव सेक्टर दिख रहा है। और जहां तक आईटी की बात है, तो आईटी तो नो ब्रेनर है। आई थिंक इंडिया का बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है ग्लोबल आईटी सेक्टर में, अगर आप देखें। और कॉस्ट प्रेशर्स की जो बात हो रही है, आई थिंक वो कॉस्ट प्रेशर्स सही हैं। नेचुरल गैस की रिकॉर्ड कीमतों के कारण यूरिया सब्सिडी में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि महंगी गैस के कारण यूरिया सब्सिडी 50% तक बढ़ सकती है। इस खबर पर और डिटेल्स के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी मेघना मित्तल। जी बिल्कुल, जो हम अनप्रेसिडेंटेड हाई देख रहे हैं ग्लोबली गैस के प्राइसेस में, चाहे वो यूएस हो, यूरोप हो, उसका इम्पैक्ट अब यूरिया प्राइसेस पर भी पड़ रहा है, क्योंकि एक वो इम्पॉर्टेंट इनपुट कॉस्ट होती है। तो जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि ग्लोबली जो अभी करंट जो यूरिया का कॉस्ट चल रहा है वो $517 पर मेट्रिक टन चल रहा है। इसी के चलते जो गवर्नमेंट का जो इम्पोर्ट बिल है वो काफ़ी बढ़ सकता है। ₹20,000 करोड़ तक ज़्यादा उसको देना पड़ सकता है यूरिया इम्पोर्ट्स के लिए। करीब 90 लाख मेट्रिक टन इंडिया इम्पोर्ट करने का टारगेट बना रही है इस साल। इसके अलावा जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है कंपनीज को यूरिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो सब्सिडी भी बढ़ानी पड़ सकती है गवर्नमेंट को, क्योंकि गैस के
प्राइसेस डेफिनेटली उसका प्रेशर इंडिया में भी दिखेगा। इसके चलते जो कंपनीज को सब्सिडी देनी पड़ेगी वो भी ₹13,500 करोड़ तक बढ़ सकती है। जो टोटल जो यूरिया का जो बजट है इस साल का गवर्नमेंट के पास वो ₹67,000 करोड़ है, लेकिन इंपोर्ट और जो सब्सिडी को दोनों को मिलाकर जो कॉस्ट है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की वो 50% तक बढ़ सकती है, ये सूत्र कंफर्म कर रहे हैं। तो एक और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का इस साल काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ दिख रहा है यूरिया इंपोर्ट और सब्सिडी के चलते। ये कैसे गवर्नमेंट ये एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हैंडल करेगी वो देखना रहेगा आगे। 3 दिन के लिए नॉर्ड स्ट्रीम 1 अचानक मेंटेनेंस के लिए बंद है। इसका गैस कंपनियों पर किस तरह का असर पड़ रहा है, ये बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी सौमित। सौमित, बताइए किस तरह का असर पड़ेगा गैस कंपनियों पर? गैस प्राइसेस की अगर हम बात करें तो यूरोप मार्केट में जो गैस प्राइसेस है वो रिकॉर्ड लेवल पे अब ट्रेड कर रहे हैं, और यूएस मार्केट की अगर हम देखें तो उस पर भी जो उधर भी जो गैस प्राइसेस है वो हाईएस्ट लेवल पे चल रहे हैं जुलाई 2008 से लेके अब तक। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो है वो एक अनशेड्यूल्ड मेंटेनेंस शटडाउन में जाने वाला है 3 दिन के लिए अगस्त एंड में, और इसी कारण यूरोप और यूएस मार्केट में गैस प्राइसेस रिकॉर्ड लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। अब इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? पहले तो गेल इंडिया की अगर हम बात करें तो हाई स्पॉट गैस प्राइसेस के कारण जो गैस का यूसेज है इंडिया में वो लिमिटेड हो सकता है, जिसकी वजह से कंपनी का जो गैस इंपोर्ट बिजनेस है उस पर भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, और जो ट्रांसमिशन बिजनेस है उस पर भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर गैस यूसेज कम होगा तो गैस ट्रांसमिशन भी सिटी में कम होगा। उसी के साथ अगर हम देखें तो कंपनी गैस इंपोर्ट करता है यूएस मार्केट से, जिसके प्राइजेस जो है वो हेनरी हब से रिलेटेड है, जो कि अभी 14 ईयर हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो इसके वजह से जो गैस सोर्सिंग कॉस्ट होगा गेल का वो भी बढ़ जाएगा आगे चलते। अब पेट्रोनेट एलएनजी की अगर हम बात करें तो वो इंडिया का लार्जेस्ट गैस इंपोर्टर है, और गैस यूसेज कम होने के कारण उसके गैस इंपोर्ट्स पे इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और एक लार्ज पार्ट ऑफ जो इनकम है पेट्रोनेट एलएनजी का वो रीगैसिफिकेशन सर्विस से भी आता है, और गैस इंपोर्ट या गैस यूसेज कम होने से ये रीगैसिफिकेशन सेगमेंट जो है इसके अर्निंग्स पे भी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अब सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की अगर हम बात करें तो इधर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो सिर्फ 6% ऑफ जो गैस रिक्वायरमेंट है उनकी वही स्पॉट मार्केट से लिया जा रहा है। बट चूँकि स्पॉट मार्केट में भी प्राइसेस कंटिन्यूसली बढ़े जा रहे हैं तो उनका जो ब्लेंडेड गैस कॉस्ट है वो भी बढ़ रहा है। अब कोई भी इजीली सोच लेगा कि गैस प्राइसेस बढ़ने के कारण ओएनजीसी और ऑयल इंडिया को इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि वो गैस एक्सप्लोरर है। बट इंडिया में वैसा नहीं है, क्योंकि इंडिया में जो गैस प्राइसेस है वो एडमिनिस्ट्रेड है और गवर्नमेंट सेट करता है एक साल में 2 बार। अब 1 अक्टूबर से ये गैस प्राइसेस चेंज होने की एक्सपेक्टेशंस है, बट मार्केट या स्ट्रीट ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि गवर्नमेंट शायद गैस प्राइसेस को कैप कर देंगे, और इसी कारण जो ओएनजीसी और ऑयल इंडिया पे इसका गैस प्राइसेस बढ़ने का जो इम्पैक्ट है वो लार्जली न्यूट्रल रहेगा। और आज का बाजार के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए 18 आवर्स स्वदेश के साथ।